हेलो एवरीवन। आज हम एमपी सेट 2024 का पीवाईक्यू करेंगे। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड किया है अड्डा एप्लीकेशन से। आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं आपको आंसर्स के साथ में जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी एक्सप्लोर करूँगी और इसके अराउंड भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 51th। How many types of language in drama are distinguished by भरत मुनि by नाट्य शास्त्र। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि नाट्य शास्त्र किसका वर्क है? भरत मुनि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र ने क्या करा है, ड्रामेटिक लैंग्वेज को डिवाइड किया है इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स की लैंग्वेज दी है इनने बेस्ड ऑन स्पीक, हाउ वी स्पीक एंड हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन स्टेज। लाइक इफ वी टॉक अबाउट 4 लैंग्वेजेस, मतलब कितनी लैंग्वेजेस की बात की गई है इसमें, तो उनके नाम क्या है? पहला है अति भाषा, अति भाषा। दूसरी है आर्य भाषा, आर्य भाषा। जाति भाषा, जाति भाषा। और इसके बाद लास्ट है योनयान्त्री भाषा। मैं आपको क्लियर यहाँ पे लिख देती हूँ। पहली है अति भाषा, ATI। दूसरा है आर्य भाषा, इनके नाम पूछ सकते हैं हमसे नेक्स्ट। तीसरा है जाति भाषा और चौथा हमारे पास है यौन यंत्री भाषा। सॉरी फॉर द राइटिंग, दिस पेन इज नॉट वर्किंग क्लियरली। ओके, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर था 4th। ठीक है, इसके अराउंड फिर यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। अब हमें इसमें से करेक्ट पेयर्स बताने हैं। इसके अराउंड और नाट्य शास्त्र में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है रिगार्डिंग दी रस थ्योरी, कि रस थ्योरी में कितने प्रकार के रस हैं। तो इसमें 8 प्रकार के रस हैं, जिसमें एक और जोड़ा गया अभिनव गुप्त के द्वारा, तो प्रेजेंट रस हो जाएंगे 9। तो अगर पूछे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग तो हमें लगाना है 8। ठीक है, और अभिनव गुप्त ने एक और ऐड किया, तो आज के प्रेजेंट डेट में हमारे पास 9 रस हो गए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। शेक्सपियर का एज यू लाइक इट बिल्कुल करेक्ट है। मार्लोवे का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर नहीं है, ये है बेन जॉनसन का। हमें अच्छे से पता है ये बेन जॉनसन का है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए बेन जॉनसन जाने जाते हैं, तो ये सही नहीं है। ड्राइडन का इंडियन क्वीन बिल्कुल करेक्ट है, ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है ना। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एज यू लाइक इट पेस्टोरल कॉमेडी है और इंडियन क्वीन एक हीरोइक ट्रेजेडी है। ठीक है, हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए जाना जाता है हेरोल्ड पिंटर को, और बर्थडे पार्टी भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। और अगर इसकी बात करें ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, तो ये GB शॉ का नहीं है, ये है डेरेक वॉलकॉट का। किसका है ये? डेरेक वॉलकॉट का। मैं स्पेल कर देती हूँ आपको, DEREK, डेरेक, और वॉलकॉट WALCOTT। ठीक है, ये वॉलकॉट का है, GB शॉ का नहीं है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे A, C और D। तो इस वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास A, C और D। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें टेनेसी विलियम का प्ले बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। MPPSC हमेशा नहीं पे बहुत ज़्यादा जोर देती है, हम हमेशा इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, और नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं MPPSC में, तो इसका ध्यान रखना। टेनेसी का अगर हम देखें तो
कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ लिखी हुई है इनने। स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर इनकी है। और ग्लास मैनेजरेन की है। ठीक है। हैरी एप किसकी है? यूजीन ओनील की है। यूजीन ओ नील की है। यूजीन EUGENE यूजीन ओ नील की है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टी एस इलियट पोइटिक प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल इज बेस्ड ऑन द मार्टिरडम ऑफ। तो जब हम चौसर का कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं तो हमें उसमें पता है कि वो लोग थॉमस बैकेट की जो है श्राइन पे जाते हैं, तो उसी के ऊपर जो मर्डर इन द कैथेड्रल है वो है। तो मर्डर इन द कैथेड्रल जो है वो 1935 में लिखी गई थी। अबाउट द असैसिनेशन ऑफ थॉमस बैकेट, कैसे इनका असैसिनेशन हुआ था। दिस इज़ द आर्क बाइशप ऑफ कैंटरबरी। वो एक आर्क बाइशप थे कैंटरबरी के इनसाइड द कैथेड्रल। ओके, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2005। तो आपको सबके याद होना चाहिए ईयर किसको कब 2005 में मिला है नोबेल प्राइज़। तो पहले तो हमें यही याद होना चाहिए। एंड इज प्लेस अमंग द पायनियर्स ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये हैरोल्ड पिंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज़ 2005 में तो इनको मिला ही है। बट एब्सर्ड फिर भी मतलब हमें ये पता ना हो तो हमें बिल्कुल ये पता होता है कि ये एब्सर्ड थिएटर एब्सर्ड ड्रामा से रिलेटेड हैं। और फिर अगर ये भी ना पता हो तो इन्होंने बहुत इजी कर दिया हमारे लिए। इन्होंने प्ले के नाम दे दिए हैं, द केयर टेकर, द होम कमिंग, इसके अलावा द बर्थडे पार्टी हमने कर लिया था। तो इससे हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमारी नहीं होगी। ठीक है। और एक और इनकी स्टाइल पूछ सकते हैं हैरोल्ड पिंटर की। हैरोल्ड पिंटर हैं तो इनकी स्टाइल को बोला जाता है पिंटरिस्क। तो पिंटरिस्क स्टाइल कहीं भी आए तो आपको हैरोल्ड पिंटर लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉनग्रीव बिगिंस इन। तो वे ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है विलियम कॉनग्रीव का। तो क्या होता था, जो रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ होती थी वो ज़्यादातर पब्लिक सोशल प्लेसेस में ही होती थी। तो जो कॉनग्रीव का प्ले है वो एक चॉकलेट हाउस में जो है स्टार्ट होता है, ओपन होता है। चॉकलेट हाउस एक बहुत ही फैशनेबल मीटिंग प्लेस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है एंड दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी इब्सन वॉज अ। तो हेनरी इब्सन बहुत ही फेमस नॉर्वेजियन प्ले राइट हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल इसमें। तो हेनरी इब्सन जो कि 1828 में इनका बर्थ हुआ था, ये फादर हैं मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा के। तो एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा के फादर किसको बोला जाता है? हेनरी इब्सन को बोला जाता है मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा के फादर। एक नॉर्वेजियन प्ले राइट है एंड ही इज़ अ पायनियर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। और ये प्रॉब्लम प्लेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके और प्लेस की बात करें तो हेनरी इब्सन का है ए डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हेडा गैबलर बहुत ज़्यादा फेमस है, हेडा गैबलर। इसके अलावा घोस्ट एंड दी एन एनिमी ऑफ दी पीपल, इनके कुछ फेमस प्लेस हैं। तो मैं एक और बार प्लेस के नाम बोल देती हूँ। ए डॉल्स हाउस, हेडा गैबलर, घोस्ट एंड एनिमी ऑफ द पीपल। हेडा गैबलर की स्पेलिंग है HEDDAGABLER। ओके, इसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ पता हो तो इब्सन
के बारे में जी.बी. शॉ जो हैं उन्होंने बोला था कि इब्सन इज़ अ रिवोल्यूशनरी, तो इसके अराउंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म थर्ड थिएटर इज एसोसिएटेड विद। थर्ड थिएटर जो है ये टर्म दिया था बादल सरकार ने, ठीक है। थर्ड थिएटर का मतलब क्या होता है? लाइक फर्स्ट थिएटर जो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं प्रोसेनियम और कमर्शियल थिएटर को। सेकंड थिएटर जो होता है वो एक स्ट्रीट थिएटर होता है, राइट, कि हम स्ट्रीट थिएटर की बात करते हैं। एंड द थर्ड थिएटर इज़ लाइक नुक्कड़ नाटक, हम बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक स्ट्रीट पे हम या नुक्कड़ पे हम कोई भी थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बादल सरकार। इसमें ज़्यादा प्रॉप्स यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्शन होता है और जनरली सोशल और पॉलिटिकल थीम्स पे बेस होते हैं। और नुक्कड़ नाटक का फेमस एग्जाम्पल अगर हम बोले तो एवं इंद्रजीत है, एंड पगला घोड़ा है, भौमा है, ठीक है। तो ये कुछ बादल सरकार की फेमस प्लेस हैं, एवं इंद्रजीत, पगला घोड़ा एंड भौमा, ठीक है। इसके अलावा गिरीश कर्नाड की बात करें तो ये माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और महेश दत्तानी की बात करें तो ये जो है ही इज़ मोर एसोसिएटेड विद द अर्बन प्रोसेनियम थिएटर, जो कि कमर्शियल वाला थिएटर था हमारा फर्स्ट थिएटर, उससे ज़्यादा एसोसिएटेड है ये जेंडर, सेक्सुअलिटी और मिडिल क्लास इंडिया के बारे में लिखते हैं। इसके अलावा बादल सरकार हमने कर लिए हैं, इन्होंने ये टर्म फेस किया था द थर्ड थिएटर। और अगर R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये फेमस पोएट, नोवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट हैं, जो कि थिएटिकल से तो बहुत ज़्यादा अलग ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी फॉर द नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन्स told by a father to his daughter in a play. We two alone will sing like a bird in a cage. When thou dost ask me blessings, I will kneel down and ask of thee forgiveness. तो अगर आपको पता है, आपने ये लाइन्स पढ़ी हुई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो हम ऑप्शंस देखते हैं। हैमलेट, पोलोनियस टू ओफिलिया, ऑडिपस रेक्स, ऑडिपस टू एंटिगोन एंड किंग लियर, लियर टू कॉर्डेलिया। तो हमें पता है कि ये बहुत ही फेमस फादर डॉटर से रिलेटेड एक लाइन्स दे रखी हैं और सबसे ज़्यादा फेमस किंग लियर ही हैं, तो वही इसका आंसर है। इसके अलावा टेम्पेस्ट का प्रॉस्पेरो टू मिरांडा भी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हैमलेट तो नहीं होगा, क्योंकि हैमलेट में जो पोलोनियस था वो बहुत ही कंट्रोलिंग था और ऐसी फॉरगिवनेस की बात तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है पोलिनियस, वो भी ऑफिलिया से, ठीक है। और ऑडिपस रेक्स की बात करें तो ये ग्रीक ट्रेजेडी है, तो जो है उसकी टोन थोड़ी सी ऐसी ब्लाइंडनेस वाली रहती है, नॉट इमेजिन्ड दैट डोमेस्टिक पीस वाली नहीं है। तो यहाँ पे स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है। किंग लियर बिल्कुल फादर डॉटर का जो रिकंसाइलेशन होता है उससे रिलेटेड है। लियर जो है वो माफ़ी मांगता है कॉर्डेलिया से उसके बिहेवियर के लिए, है ना। तो ये हो सकता है। टेम्पेस्ट की बात करें तो प्रॉस्पेरो भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहता है, तो वो फॉरगिव तो कर देता लेकिन नीड लाउ नहीं होता टू मिरांडा, तो ये भी नहीं है। तो आप इससे बिल्कुल, ये दोनों प्ले तो शेक्सपियर के ही हैं, तो आपको पता ही होगा इनकी स्टोरी, तो बिल्कुल आप इसमें अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60। मंजुला पद्मा भान्स प्ले हार्वेस्ट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू। तो मंजुला पद्मा भान का जो फेमस प्ले है हार्वेस्ट, आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो ही है ऑर्गन ट्रेड। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है मंजुला पद्मा भान से, ठीक है। हार्वेस्ट
जो है एक डिस्टोपियन प्ले है, ये पूछा जा सकता है। ये एक डिस्टोपियन प्ले है जो कि ऑर्गन की हार्वेस्टिंग के बारे में है एंड कैसे एक्सप्लॉइटेशन हुआ था ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात की गई है इसमें एंड बॉडी को एज अ कमोडिटी बताया है इसमें। ठीक है, तो ऑर्गन ट्रेड इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले एंड आप टाइटल से अगर आपको नहीं पता है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएंगे, तो इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसका आंसर है ऑर्गन ट्रेड, इसमें कोई भी गैस वर्क नहीं काम चल सकता है। ठीक है, और कम्युनलिज्म अगर आपने सुना हो, ये भीषम साहनी राइटर जो हैं उनकी थीम रहती है कम्युनलिज्म। मंजुला पद्मनाभन की तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इंटरनल कॉन्स्पिरेसी तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्टन्स एरोपैगेटिका, अब ये भी आपको अगर पता है तो आप कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये अर्लीस्ट प्लेस से है कुछ। ठीक है, तो या तो अब आपको पता है मिल्टन के कुछ अर्ली पैम्पलेट्स 41 में थे, और अर्ली में अगर आप देखें तो 41 और 44 ही है, तो इसका करेक्ट आंसर है 44, क्योंकि पहले मिल्टन ने कुछ पैम्पलेट्स निकाले थे। ठीक है, और फिर एरोपैगेटिका आई थी मिल्टन की, इसके अराउंड तो 54 में जो है क्रॉमवेल के बाद का पीरियड है ये, और ये तो चार्ल्स फर्स्ट का जब एग्जीक्यूशन होता है उसके अराउंड पीरियड है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोएट, तो ये भी एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन है कि कैवेलियर पोएट अगर आपको पता है कि मेजर कैवेलियर पोएट्स कौन कौन से हैं, तो लवलेस हैं, रिचर्ड लवलेस हैं, रॉबर्ट हैरिक हैं, इनका नाम साथ में ही आता है, लवलेस का, हैरिक का और थॉमस कैरियू का। तो लवलेस, हैरियट और कैरियू, तो आप बिल्कुल कैवेलियर पोएट के नाम याद कर लो, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैरियू। तो कैवलियर बेसिकली रॉयल पोइट्स रहते थे, जो कि लॉयल रहते थे टू दी किंग चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है रिचर्ड लवलेस, जो कि एक क्लासिक कैवलियर पोएट थे। क्वेश्चंस में और देख लेते हैं हम। एंड्रियो मार्वल तो मेटाफिजिकल पोएट हैं, अगर आपको याद नहीं तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि एंड्रियो मार्वल जो हैं वो एक मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन मिल्टन बेसिकली पुरिटन पोएट हम बोल सकते हैं, पुरिटन्स के टाइम पे थे, और वो तो एंटाई मोनार्की थे बिल्कुल। एंड सर फिलिप सिडनी की बात करें तो ये अर्लियर रेनेसा पोएट थे। ठीक है, और इन पे भी कुछ पुरिटन अटैक हुआ था, तो वैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following options is correct? Iambic, dactylic, troic और स्पॉन्डी की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, तो हम देखते हैं। आयम्बिक का इन्होंने लिखा है स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, लेकिन आपने पढ़ा हो तो ये इन्होंने उल्टा दे दिया है कि पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, तो आयम्बिक सही होता, तो ये बिल्कुल गलत है, हमें करेक्ट बताना है। डैक्टिलिक की बात करें तो उन्होंने लिखा है टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, लेकिन डैक्टिलिक में क्या होता है कि पहले स्ट्रेस्ड होता है और फिर दो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, तो ये भी इन्होंने उल्टा ही दे दिया है कि पहले स्ट्रेस नहीं दिया है इन्होंने, पहले दो अनस्ट्रेस्ड दे रखे हैं। तो डैक्टिलिक में क्या होता है, स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो ये भी गलत है। ट्रोइक की बात करें तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबस फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबस, तो देखो ये डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं। आयम्बिक में पहले अनस्ट्रेस्ड रहता है फिर स्ट्रेस्ड रहता है, तो ये आयम्बिक की डेफिनेशन है। ठीक है, और ट्रोइक में क्या होता है, पहले स्ट्रेस्ड रहता है और फिर अनस्ट्रेस्ड रहता है, तो ये याद रखना है ना, ट्रोइक में पहले स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, स्पॉन्डी क्या होता है, टू सक्सेसिव स्ट्रेस सिलेबल्स, तो ये बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस मेक्स अ स्पॉन्डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओकेशनल पोइट्री। तो इनमें से ओकेशनल पोइट्री कौन सी नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपको नॉट पे जोर देना है। तो लिसिडियस, एपिथैलेमियन, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक एंड द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ओकेशनल पोइट्री क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं कि ये एक स्पेसिफिक ओकेशन पे होती है, स्पेसिफिक इवेंट पे की जाती है। लाइक कोई पब्लिक और सेरेमोनी हो गई, पब्लिक सेरेमनी हो गई, एलिजी, वेडिंग, वॉर, या फिर कोई कमेमोरेशन। तो उस जो है सेरेमनियल ओकेशन पे किया जाता है इसको। लिसिडियस इज वर्क ऑफ मिल्टन। तो ये एक पेस्टोरल एलिजी है। तो यस, इट इज़ अ ओकेशनल पोइट्री क्योंकि ये एक एलिजी है। एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। तो एडवर्ड किंग की जब डेथ हो जाती है तो ये मिल्टन ने लिखी थी। तो इसमें ओकेशन है डेथ, तो ये ओकेशनल पोइट्री हो गई। एपिथैलेमियन की बात करें तो ये स्पेंसर ने अपनी खुद की वेडिंग के ओकेशन पे लिखा था। स्पेंसर की खुद की वेडिंग पे इन्होंने एक पोएम लिखी थी, वेडिंग पोएम है, तो ये भी ओकेशनल हो गया। और इसके अलावा बात करते हैं पहले द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की। तो ये टेनीसन की है, ठीक है। टेनीसन ने ये क्रीमियन वॉर के ऊपर लिखी थी, क्रीमियन वॉर के ऊपर लिखी थी। तो ये भी एक ओकेशनल पोइट्री हो जाती है क्योंकि इन्होंने जो क्रीमियन वॉर में सोल्जर्स थे उनको मेमोराइज करते हुए लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, क्योंकि ये टी.एस. एलियट की जो है एक फ्रेगमेंटेड, हम बोल सकते हैं मॉडर्निस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, लव सॉन्ग है काइंड ऑफ। तो इट इज़ नॉट रिटन फॉर एनी इवेंट, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम थोड़ा और देख लेते हैं कि टी.एस. एलियट का जो लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफॉक है, उसके अलावा मर्डर इन द कैथेड्रल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले है। मर्डर इन द कैथेड्रल, फिर द फैमिली रियूनियन, इसके अलावा द कॉकटेल पार्टी, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और द एल्डर स्टेट्समैन। तो मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था कि मर्डर हुआ है कैथेड्रल में जब हमारी फैमिली रीयूनियन हो रही थी तो किसी का, और जब हम कॉकटेल पार्टी कर रहे थे तो किसी का मर्डर हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस कवर कर लेगा, द मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी। इसके अलावा जो मैंने बोले कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और द एल्डर स्टेटमेंट्स आप यूं ही याद रख सकते हैं, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि एपिथैलेमियन तो खुद की वेडिंग पे लिखा जाता है, जो दूसरों की वेडिंग पे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ ग्रेवयार्ड पोइट। अब ग्रेवयार्ड पोइट जो है मिड हम बोल सकते हैं 18th सेंचुरी के जो पोइट थे, जो जिनकी थीम रहती थी डेथ, मोरालिटी, ग्रेव्स या मेलनकली की बात करते थे, ठीक है, बिफोर द रोमांटिसिज्म। तो कीट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ब्लेक भी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये रोमांटिक पोइट्स थे, ठीक है। मैथ्यू प्रायर भी अगस्टन पोइट थे, अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो मैथ्यू प्रायर जो है वो एक अगस्टन पोइट थे। तो एडवर्ड यंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इनका वर्क पता हो, नाइट थॉट्स, तो नाइट थॉट्स इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। तो नाइट थॉट्स ग्रेवयार्ड पोइट्री से ही रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर जैसे ग्रेवयार्ड स्कूल की अगर हम बात करें तो हम अर्ली रोमांटिक प्लेस के लिए जो है एक तरीके से प्रिपेयर कर रहा था ग्रेवयार्ड। लाइक शैली ने द सेंसी लिखा था, कॉलरिज ने रिमोर्स लिखा था, बायरन ने मैनफ्रेड लिखा था। तो बेसिकली ग्रेवयार्ड स्कूल ने रोमांटिक ड्रामा के लिए एक बैकग्राउंड सेट कर दिया था। Next question, which of the following is not correctly matched? Again, you have to focus on the word not.
इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओट्टावा रायमा में 8 लाइन्स होती हैं, करेक्ट। राइम रॉयल में या फिर रायमा रॉयल में 7 लाइन्स होती हैं, करेक्ट। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। टर्जर रायमा में 3 लाइन्स होती हैं, यस। इंटरलॉकिंग टर्सेट्स होते हैं इसमें, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 3 लाइन स्टेंजा या फिर इंटरलॉकिंग टर्सेट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पेंसेरियन स्टेंजा, क्योंकि हमें पता है कि स्पेंसेरियन स्टेंजा में 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करें तो ए बी ए बी, ए बी ए बी, बी सी बी सी, देन सी डी और इसके अलावा ई ई, ठीक है। तो इसमें ये 3 क्वाड्रेंट्स हो गए और इसके अलावा एक कपलेट होता है, तो ये होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और उसके अलावा स्पेंसर का फेमस वर्क है दी फेरी क्वीन, ओके। अच्छा, द इंडियन क्वीन किसका था जो हमारे अभी ऑप्शंस में आया था, ड्राइडन का। और जो फेरी क्वीन है वो किसका है, स्पेंसर का। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन पोइट्री इन द फॉलोइंग वर्ड्स। पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ये वर्ड्स हैं पीबी शैले के। क्योंकि देखो, आप एलिमिनेट कर सकते हो, वर्ड्सवर्थ ने तो बोला था स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होता है पोइट्री, राइट। और मैथ्यू अर्नोल्ड तो क्रिटिसिज्म ही करते थे, क्रिटिसिज्म से ज़्यादा रिलेटेड है मैथ्यू अर्नोल्ड। और एस.टी. कॉलरिज इमेजिनेशन थ्योरी की बात करते थे, तो पी.बी. शैली हमें यहाँ थोड़े आइडियलिस्टिक रोमांटिक डेफिनेशन जो इन्होंने दी है तो उससे रिलेटेड लग रहे हैं। तो अगर आपको वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बारे में उनका आइडिया हो तो आप पी.बी. शैली लगा सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलावा आपको पी.बी. शैली का सेंसी मैंने बता दिया है। प्रोमीथियस अनबाउंड भी पी.बी. शैली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा शैली का हेलस इम्पोर्टेंट है। तो आपको सेट में सेंसी पूछा जा सकता है, प्रोमीथियस अनबाउंड पूछा जा सकता है, हेलस पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ टी.एस. एलियट्स 4 क्वार्टेट। तो क्वार्टेट एक हम बोल सकते हैं वर्क है टी.एस. एलियट का। और ऐश वेडनेसडे तो हमें पता है एक सेपरेट पोयम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये, क्योंकि ये क्वार्टेट का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग से ही एक सेपरेट पोयम है टी.एस. एलियट की, ठीक है। तो इसके अलावा 4 क्वार्टेट्स में क्या है, ईस्ट कॉकर है, बर्न्ट नॉटन है, द ड्राई सैल्वेजेस है, इसके अलावा है लिटिल गिडिंग। लिटिल गिडिंग इसका 4th क्वार्टेट है। तो ये चारों क्वार्टेट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ईस्ट कॉकर, बर्न्ट नॉटन, द ड्राई सैल्वेजेस एंड द लिटिल गिडिंग, GIDDING, ठीक है, लिटिल गिडिंग। तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। और इलियट के प्लेस हमने बिल्कुल अभी याद कर ही थे, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, ठीक है, ये सब नहीं भूलना है। हु रॉट द पोएम एंटाइटल्ड फर्न हिल। तो फर्न हिल अगर आपको याद है तो किसका है, डायलन थॉमस का है। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो ये कर पाएंगे आप। इसके अलावा और ऑप्शंस की बात कर लेते तो टेड ह्यूज, जो कि सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड हैं, ये इनका नेचर थोड़ा वायलेंस के बारे में लिखते हैं। हाउक रूस्टिंग। और थॉम गन के बारे में बात कर ले तो ये मूवमेंट पोएट है। और फिलिप लार्किन जो है वो ये पोस्ट वॉर के टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डायलन थॉमस का अगर इम्पोर्टेंट प्ले है तो ये है फर्न हिल। और इसके अलावा अंडर मिल्क वुड भी पूछा जा सकता है, अंडर मिल्क वुड डायलन थॉमस का ही है, अंडर मिल्क वुड, ठीक है। ये एक रेडियो प्ले है जो कि पूछा जा सकता है। और इसके अलावा है द डॉक्टर एंड द डेविल्स। तो डायलन थॉमस के 3 प्ले बिल्कुल आप नहीं भूलना, फर्न हिल, ठीक है, और
अंडर मिल्क वुड जो कि एक रेडियो प्ले है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो अंडर मिल्क वुड है ये एक रेडियो प्ले है। और द डॉक्टर एंड द डेविल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A figure of speech in which the part stands for the whole and the whole stands for the part is known as। तो ये आपको डेफिनेशन पता हो तो ये सीनिक डोज की डेफिनेशन है, वेयर द पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल एंड द होल स्टैंड्स फॉर द पार्ट। देखो, अगर आपको पता हो मेटोनिमी तो एसोसिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि किंग के लिए हमने क्राउन का यूज़ कर लिया, ठीक है। एंड प्रोस्पो पोइया जो है वो पर्सोनिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन आपको पता ही होगा कि कोई नॉन लिविंग थिंग को आपने पर्सोनिफाई कर दिया। लाइक हम बोलते हैं कि मून जो है वो खिलखिला रहा है या फिर चल रहा है, तो ये एक पर्सन कर सकता है, लेकिन आपने उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। लिटोड्स जो है अंडर स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए सिनिकडोच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट से होल या फिर होल से पार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंग्लिश वर्ड नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो कौन से इटालियन वर्ड से नोवेल आया है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ये आया है नोवेला से। अब देखो, इसमें दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ये भी नोवेला है, ये भी नोवेला है, लेकिन ये जो डबल एल वाला है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो दिस कुड बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो नोवेला का मतलब होता है कोई भी नई चीज़ या फिर एक शॉर्ट प्रोज टेल, और ये इटालियन वर्ड है यूज्ड फॉर द प्रोज नरेटिव्स इन मेडिवल इटली। लाइक द बोकाशियो की डी कैमरॉन इटालियन वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने उसके शॉर्ट प्रोज नरेटिव्स के लिए उनको नोवेला बोल दिया था, और वहीं से निकल के जो आया था वो आया था नोवेल, ठीक है। और ये जो है ये तो इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गई नोवेला की, ठीक है। और ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नोवेला ही आगे जाके मॉडर्न नोवेल जो है हमारे पास वर्ड वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फोर्साइट सागा इज रिटन बाय, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे। जॉन गल्सवर्दी का है फोर्साइट सागा, जो कि एक सीरीज ऑफ नोवेल है। सागा से आपको पता चल जाएगा सीरीज ऑफ नोवेल है, जो कि अपर मिडिल क्लास इंग्लिश सोसाइटी, प्रॉपर्टी, मैरिज, मोरल रिजिडिटी की बात करती है। गल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था 32 में, आप ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैक्सवेल तो एक मोटिवेशनल राइटर हैं, गल्सवर्दी ने फोर्साइट सागा लिखा ही है। जॉन मिल्टन को कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता, आई एम सो सॉरी, एपिक पोएट है, पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। जॉन ऑसबर्न जो है ये मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं, जो कि एंग्री यंग मैन मूवमेंट से रिलेटेड है। इनका फेमस वर्क है लुक बैक इन एंगर, तो ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो सागा से ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये एक सीरीज ऑफ नोवेल है या फिर ये एक मल्टी जनरेशनल नोवेल सीक्वेंस है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर के नारायण्स नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो इसकी पब्लिशिंग ईयर पूछी है, तो ये भी आपको अगर याद है तो ही कर सकते हैं आप। 35 है, आई एम सो सॉरी, इसका ईयर है 35। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है आर के नारायण की फर्स्ट नोवेल थी, और आर के नारायण की फेमस सेटिंग होती है मालगुडी, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स में भी वही सेटिंग है, और इसको पब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ ग्राहम ग्रीन, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा मालगुडी ट्रायलॉजी भी फेमस है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 35 में ही मुल्कराज आनंद का अनटचेबल भी आया था, तो आप उससे भी लिंक कर सकते हैं कि मुल्कराज आनंद का अनटचेबल है, ठीक है। और मुल्कराज आनंद के और फेमस वर्क है द लॉस्ट चाइल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेल द फॉरेनर इज ऑथर्ड बाय। द फॉरेनर किसकी है? तो अरुण जोशी की है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हो तो ही आप कर सकते हैं। फॉरेनर जो है एलियनेशन के बारे में बात करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात करता है। और जो अरुण जोशी हैं ये भी एक इंडियन एग्जिस्टेंशियल नोवेलिस्ट हैं। गाल्सवर्दी तो हमने अभी पढ़ ही लिए हैं, ये एडवर्डियन रियलिज्म की बात करते हैं। नारायण जो है वो कॉमिक रियलिज्म की बात करते हैं। और मुल्कराज आनंद जो हो गए वो सोशल रियलिज्म की बात करते हैं, लाइक दी अनटचेबल 1935 में आई थी। ठीक है, और इसके अलावा द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास अरुण जोशी का एक फेमस वर्क है। तो फॉरेनर और बिली बिस्वास, ठीक है, स्ट्रेंज केस ये रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विलियम समरसेट मॉघम का, इज एन इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज। तो समरसेट किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं प्लेज, नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए। तो ये एक मेजर नोवेलिस्ट हैं, सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट हैं मॉघम। बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो शॉर्ट स्टोरी अगर आपको पता हो इन्होंने लिखी तो आप उससे से कर सकते हो इसको। ठीक है, फेमस वर्क इनके और हैं, ह्यूमन बॉन्डेज के बारे में लिखा है, दी रेजर्स एज इनकी नोवेल है, दी सर्कल इनका प्ले है। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन जो फेमस है वो है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, दी रेजर्स एज एंड द सर्कल इनका प्ले है। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द रेजर्स एज एंड द सर्कल प्ले। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। अर्नेस्ट हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी द सेंट्रल कैरेक्टर सैंटियागो इज तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यूबन फिशरमैन सैंटियागो कहाँ से था? क्यूबा हवाना जो है वहाँ से था, तो ये क्यूबन फिशरमैन था। ठीक है, सैंटियागो एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन रहता है जो कि हवाना के पास में रहता है, और ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही। और इसमें हेमिंगवे की जो आइसबर्ग थ्योरी है वो हाईलाइटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ कॉल्ड हेनरी फील्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल? इसका करेक्ट आंसर है सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट ने एक्सप्लिसिटली जो हेनरी फील्डिंग को है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल बोला था। ठीक है, सो सर वॉल्टर स्कॉट इज क्रेडिटेड विद दिस फ्रेज। हेनरी फील्डिंग का आप कोई भी मुझे एक वर्क कमेंट करके बताइएगा कमेंट्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ नहीं तो आपको हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसको ओरिजिनली राइट किया गया था एज अ पैरोडी ऑफ द सैमुअल रिचर्डसन्स पमेला। ओके, तो जोसेफ एंड्रयूज बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। बाकी कॉमिक एपिक जो है प्रोज में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इसके अलावा आप मुझे और भी वर्क बताइए। बाकी द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, तो इसका तो सबटाइटल पूछा जाता है कि टॉम जोन्स का पूरा नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, और आपको इसका ईयर भी याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, बाकी आप कमेंट करके बताना। और पमेला से रिलेटेड कौन सा वर्क है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम अभी कुछ हाफ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी फील्डिंग का जो मुझे याद आ रहा था कि टॉम जोन्स का पूरा नाम क्या है या फिर इसको और क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। बाकी देखो इसमें आ फाउंडलिंग नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है। और भी जो वर्क्स हैं आप उनके सबटाइटल जो हैं वो बिल्कुल याद कर लेना। इसका था क्या था, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द E.M. Foster, short story is a narrative of events arranged in the time sequence, whereas plot organizes the events according to a। इसका आंसर है सेंस ऑफ कैजुअलिटी। देखो, जो E.M. फॉस्टर का एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल है उसमें ये बात की गई है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल में उन्होंने बोला कि स्टोरी जो है वो नरेटिव ऑफ इवेंट्स रहती है, कि वो बताती है कि आगे क्या होगा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, टाइम बताती है। जबकि प्लॉट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है कि वाई डज इट हैपन, कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट बताता है कि एक चीज़ हुई उसकी वजह से दूसरी चीज़ हुई है। ठीक है, तो इसलिए सेंस ऑफ कैजुअलिटी इसका सही आंसर है। बाकी चॉइस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कैरेक्टर बेस्ड और यहाँ पे स्टोरी और प्लॉट की बहुत बात की गई है। डेस्टिनी भी हीरोइन तो और जेंडर स्पेसिफिक हो गया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, और डिज़ायर ये थोड़ा साइकोलॉजिकल हो गया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लाइक आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जो राजा था वो मर गया और फिर जो क्वीन थी वो मर गई, ये स्टोरी हो गई। ठीक है, अब प्लॉट क्या करेगा, प्लॉट बताएगा कि जो राजा मर गया उसके दुख में, उसके ये कॉज था, उसके इफेक्ट में, उसके दुख में क्वीन मर गई। तो ये सेंस ऑफ कैजुअलिटी रहता है स्टोरी और प्लॉट का तो आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस नोवेल है बाय जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फॉर्म भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वर्क है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो 1984 है नोवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल, इज द राइटर्स, ये क्या है, ये वार्निंग है अगेंस्ट द टोटलिटेरियनिज्म। तो एनिमल फॉर्म भी उसी पे बेस्ड थी। तो जॉर्ज ऑरवेल तो टोटलिटेरियनिज्म से बहुत ज़्यादा ही जो है इन्फ्लुएंस्ड है। 1984 एक डिस्टोपियन नोवेल है। वार्निंग, इट इज़ वार्निंग अगेंस्ट द टोटलिटेरियनिज्म, सर्वेलेंस जो होता है, डिक्टेटरशिप जो होती है। ठीक है, और ही इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टैलिनिज्म एंड फैसिज्म। तो और बाकी ऑरवेल को तो कभी नोबेल प्राइज़ मिला ही नहीं है, और ये कोई पॉलिटिकल लेटर या पैम्पलेट भी नहीं था जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लिखा जाए, और ये कोई पर्सनल या ये तो ये बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हो गई ये वाली चीज़, तो कि एडवाइस टू हिज चिल्ड्रन। ठीक है, एनिमल फॉर्म भी एक एलिगरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following prose writers wrote the history of the world during his imprisonment for 12.5 years in the Tower? तो इसका सही आंसर है वॉल्टर रैले। तो वॉल्टर रैले ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 1614, जब उनको इम्प्रिजन किया गया था इन द टावर ऑफ लंदन। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो तो आप कर सकते हो। फिलिप सिडनी की बात करें तो अर्काडिया इनका फेमस वर्क है, सॉनेट्स वगैरह लिखे हैं इन्हें। रॉजर एशम की बात करें तो ये स्कूल मास्टर से एसोसिएटेड हैं। एंड गैस्कोइन की बात करें तो ये एक पोइट और ड्रामेटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर एन inoffensive expression used in place of a blunt one that is said to be disagreeable or embarrassing? तो आपको इसमें आपको पता तो होगा ये चीज़, लेकिन आप यूफिज्म और यूफिमिज्म में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यूफिमिज्म क्या होता है, पोलाइट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी हार्श ट्रूथ के अगेंस्ट। लाइक हम बोलेंगे कि डैड, डैड की जगह हमने थोड़ा पोलाइटनेस दिखाई, ये ब्लंटली ना बोल के हमने थोड़ा इनऑफेंसिव यूज़ किया। वी सेड पास्ड अवे, कि दे पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। ठीक है, एनापिस्टिक तो एक मीटरिकल फूट होता है, अल्यूजन एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी चीज़ के लिए, और यूफिज्म से कनेक्टेड हैं हमारी जो यूनिवर्सिटी विट है जॉन लिली, जो कि ऑर्नेट प्रोज स्टाइल है, तो दैट इज यूफेमिज्म। ठीक है, एंड यूफेमिज्म इज द करेक्ट रिटोरिकल टर्म फॉर द एक्सप्रेशन। ओके, तो आप ये कंफ्यूजन याद रखना।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट्स ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ अबाउट एवरीडे लाइफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। प्रोवर्ब्स, हमें पता है कि जो शॉर्ट मेमोरेबल प्रोवर्ब्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं जनरल ट्रूथ या फिर विजडम, लाइक इंग्लिश में फेमस है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, लाइक दैट। तो ये प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है। अफोरिज्म से भी इसको पेयर किया जाता है। मैक्सिम भी यूज कर सकते हैं, बट प्रोवर्ब इज क्वाइट अ कलेक्टिव विजडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding his work as a whole, who is known as a bell ringer who is up first to call others to church। so इसका सही आंसर है फ्रांसिस बेकन। तो ये एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, बेल रिंगर हु इज अप फर्स्ट टू कॉल अदर्स टू चर्च, लाइक ही इज अ पायनियर, समवन हु इनिशिएट्स अ मूवमेंट, ओके। तो फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा ही जाता है, एंड हेराल्ड ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थॉट। तो ऐसा मैन जिन्होंने पहली बार जो है बेल को रैंक किया फॉर द एम्पेरिसिज्म, हु फर्स्ट टू कॉल अदर्स टू चर्च। तो एज अ मेटाफर यूज किया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस बेकन। सिडनी जो है ये कोटियर पोइट हैं, हमने पढ़ी लिया। क्रिटिक हैं जिनका फेमस वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी। एंड विलियम हैजलिट तो रोमांटिक पर्सनल असिस्ट हैं, किसी चीज़ के पायनियर नहीं है, ये भी कोई पायनियर नहीं है। वॉल्टर रेले भी जो है वो हिस्टोरियन है, एक्सप्लोरर है। वॉल्टर रेले का अभी हमने पढ़ा था फेमस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आप इससे भी एसोसिएट कर सकते हो कि वॉल्टर रेले एक हिस्टोरियन है, तो उन्होंने ही लिखा होगा, ठीक है। सो बेकन रिंग्स द बेल एंड लेटर एसोसिएट एसेज द वॉक इनटू द चर्च। तो ये ऐसे के रिगार्डिंग बेकन के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। I think I shall go to my grave without finding or expecting to find such another companion। तो ये किसने बोला था? ये हैजलिट को एज अ कॉम्प्लीमेंट बोला था चार्ल्स लैम ने, ठीक है। तो हैजलिट और चार्ल्स लैम जो थे वो क्लोज फ्रेंड्स थे, फेलो एसेइस्ट थे। तो लैम ने एडमायर किया हैजलिट को ये बोल के, एंड डीपली एंड वार्मली रोट अबाउट हिम कि मैं ग्रेव में आई थिंक आई शिल गो टू माई ग्रेव विदाउट फाइंडिंग और एक्सपेक्टिंग टू फाइंड सच अनदर कंपेनियन, कि मुझे अब ऐसा कोई कंपेनियन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हैजलिट और लैम रोमांटिक फ्रेंडशिप के लिए जाने जाते हैं प्रूव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेस बाय थॉमस डी क्विंसी इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। तो इनका फेमस जो ऐसे है कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर। तो ये क्विंसी के खुद के एडिक्शन के बारे में बताते हैं। ये एक इंटेंसली पर्सनल ऐसे है, लैंडमार्क है ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज मार्क का, ठीक है। तो इसलिए बाकी ये ऑटोबायोग्राफिकल है। सो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑटोबायोग्राफिकल को पर्सनल टोन से रिलेटेड, बट इसमें ओनली कन्फेशंस हैं विच इज़ ट्रूली ऑटोबायोग्राफिकल, तो उससे भी हमको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87th, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। रॉबर्ट बर्टन का जो है फेमस वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, जो कि 1621 में आया था, ठीक है। बाकी जॉन सेल्डन एक लीगल स्कॉलर है। रॉबर्ट ब्राउन का जो फेमस आई थिंक रिलीजियो मेडिसी है इनका, एंड फुलर तो एक चर्च हिस्टोरियन थे, ठीक है। सेल्डन लीगल स्कॉलर थे, फुलर चर्च हिस्टोरियन थे। बर्टन का फेमस वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यॉन्डर रोलिंग cloud I plunged into my past being and reveled there as the sunburnt Indian plunges headlong into the wave that wafts him to his native shore। तो ये जो है कुछ लाइन्स हैं फ्रॉम ऑन गोइंग अ जर्नी। दिस essay is by William Hazlitt।
इसकी सेंट्रल थीम है सॉलिट्यूड, मेमोरी या फिर ट्रैवल को बताया गया है। तो आप इसमें ट्रैवलिंग की ही बात हो रही है उससे एसोसिएट कर सकते हैं, और यहाँ जर्नी की बात हो रही है उससे एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी नेशनल प्रेजुडाइसिस तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और या फिर हम बोल सकते हैं सोशल हो जाएगा। ओल्ड चाइना चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे है बहुत फेमस, तो आप बिल्कुल ये याद रखना कि ओल्ड चाइना जो है वो किसका है, लैम्ब का है, ठीक है। आप चाइना से कोई लैम्प लेके आए हो ऐसे कर लो आप। एंड इम्परफेक्ट सिंपथीज भी हैजलिट का है, बट ये कोई सोशल सिंपथीज मतलब सोशल सिंपथी की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय रस्किन। अनटू दिस लास्ट तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो मोनेरा पोल्वेरिस भी रस्किन का ही है, और द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव भी रस्किन का ही है। लेकिन जो एपोलॉजिया प्रो वीटा सुआ जो है ये जॉन हेनरी न्यूमैन का है, ठीक है, नॉट रस्किन। तो रस्किन के आप अनदर जो वर्क्स हैं वो भी याद रखना, मोनेरा पोल्वेरिस इन द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव, एपोलॉजिया प्रो वीटा सुआ न्यूमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द ऐसे ऑन डूइंग नथिंग। तो ऑन डूइंग नथिंग आपको लगेगा फेमस बेकन है, बट नो, ये लिखा है रॉबर्ट लाइंड ने। तो अगर आपको पता होगा तो ही आप इसको कर पाओगे। ऑन डूइंग नथिंग जो है फेमस, जो रॉबर्ट लाइंड है वो फेमस ही है लीजर एसेस के लिए, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो बेकन की थोड़ी एफोरिस्टिक एसेस रहते हैं, मतलब नथिंग उस पर तो नहीं लिखेंगे वो, प्रीस्टली थोड़े से सोशल और पॉलिटिकल एसेस लिखते हैं। और जो गार्डनर का फेमस जो वर्क है वो है अल्फा ऑफ द प्लाउ। तो प्लाउ से आप गार्डन रिलेट कर सकते हैं, तो अल्फा ऑफ द प्लाउ। तो लाइंड अगर आए कहीं भी तो इनकी मेन थीम होती है लीजर, आइडलनेस के बारे में बात करते हैं ये, और ऑर्डिनरी जॉय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में रिज्यूम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।